नमस्कार। आजकल की बदलती जीवन शैली और गलत खान पान के कारण हम कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक के लोग आज शौकीन हो चुके हैं, जिसके कारण मोटापा के साथ साथ ही गठिया जैसी पीड़ादायक बीमारी को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि क्या है गठिया, किस कारण होता है, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रीति जी। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या है अर्थराइटिस। बहुत से लोगों को भ्रांतियां हैं इस बारे में कि गठिया ये है, गठिया वो है। तो क्या है अर्थराइटिस या गठिया? देखिए, गठिया को अगर आप समझेंगे तो दो हड्डियों के बीच में जब कोई मूवमेंट होता है तो वो एक जोड़ बनाता है जी। और भगवान ने उस जोड़ को बचाने के लिए हमें एक कवरिंग या एक परत दी हुई है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है जी। तो जब इस जोड़ में ये कार्टिलेज खराब होने लगती है तो इस स्थिति को गठिया कहा जाता है। यानी जिस बेरिंग पे आपका जोड़ चल रहा है वो बेरिंग अगर थोड़ा सा नष्ट होने लगे और हड्डियां आपस में रगड़ने लगे तो इस स्थिति को अर्थराइटिस कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आज जो अर्थराइटिस या गठिया की प्रॉब्लम है यंग एज में भी हो रही है? पहले ये बुजुर्गों में ज़्यादा पाई जाती थी, अब यंग एज में भी देखी जा रही है, यंग जनरेशन में भी ये देखी जा रही है। यंग जनरेशन में गठिया होना एक बड़ी परेशानी का विषय है जी। अब गठिया भी केवल डिजेनरेटिव या एज रिलेटेड, जैसा मैं पहले बता रहा था कि परत घिसने से होता है, गठिया के भी कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है सूजन वाली गठिया, जिसे हम, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी का फंक्शन ज़्यादा होने लगता है तब भी वो कार्टिलेज पे डैमेज करने लगता है। तो इस तरह के केसेस इस समय ज़्यादा आते हैं जी। जब इम्यूनिटी की वजह से यंग एज में गठिया आया जाता है। तो उसमें जो है जोड़ के अंदर की जो परत होती है या जोड़ के अंदर जो झिल्ली होती है उससे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कि कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। इसीलिए इसे इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है। जी। ये यंग एज में ज़्यादा डिटेक्ट हो रही है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, कुछ परिस्थितियां या पोल्यूशन की वजह से भी है, कुछ खान पान की वजह से भी है, कुछ हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर से भी होता है जी। और रही बात जो परत आपकी घिस रही है यंग एज में, वो जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि मोटापे से या जंक फूड वगैरह से या जो हमारी खान पान की व्यवस्थाएं हैं उनकी वजह से भी ये बढ़ रहा है। प्लस एक चीज़ कि आज यंग जनरेशन में अक्सर लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज़्यादा स्थित हो गए हैं और एक्टिविटी लेवल कम हो गई है, तो ये वजह भी जोड़ पे वज़न बढ़ाता है जी। तो इसलिए भी उसमें आपकी गठिया की चांसेस बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, महिलाएं इस परेशानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। क्या कारण है कि हर एक, जैसे 30 के बाद जो महिला हो जाती है उसको ये प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, सूजन या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कारण है कि महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है? ये हर महिला में तो नहीं होगा। आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आपने अपना वज़न वगैरह कंट्रोल किया हुआ है और कोई हार्मोन रिलेटेड जैसे थायराइड वगैरह की कोई परेशानी अगर नहीं है या फैमिली में शुगर वगैरह की दिक्कत नहीं है या आपका शुगर है भी तो अगर कंट्रोल्ड है तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे हड्डियां भी कमज़ोर होने लगेंगी। तो जैसे मैंने बताया, पोरोसिस शुरू हो जाता है और साथ में जोड़ पे आपका लोड आने लगेगा जो वज़न ज़्यादा होता है। महिलाओं का है, दिन भर का काम है, घर का काम है, अगर वर्किंग लेडी है तो उसको बाहर का भी काम करना है तो उनके ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा, तो उसमें जोड़ घिसने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। लेकिन इसके लिए आपको इन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। जी। तो थायराइड की प्रॉब्लम से भी ये परेशानी हो सकती है? वज़न बढ़ता है थायराइड से। एक तो वज़न ज़्यादा बढ़ता है और थायराइड की वजह से जोड़ में सूजन वगैरह भी आने लगती हैं। जी। तो जब वज़न भी बढ़ेगा, थायराइड कंट्रोल नहीं रहेगा, तो जो आपकी कार्टिलेज है उसके घिसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हड्डी में आप एक तरह से ये समझें कि पोरोसिस या हड्डी में कमज़ोरी भी शुरू हो जाएगी। तो जोड़ की तो संधि शिकायत रहेगी, साथ में हड्डी भी अगर कमज़ोर होने लग जाएगी तो हड्डी का दर्द और जोड़ों का दर्द दोनों रहेगा। डॉक्टर साहब, लक्षणों के बारे में बात करें तो क्या क्या लक्षण है इसके अर्थराइटिस के?
आर्थराइटिस के लक्षण में है कि जैसे आपको जोड़ में दर्द आ रहा है या जोड़ में सूजन आ रहा है। जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके बारे में आप बात कर रही हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, उसमें अक्सर उनकी शिकायतें होती हैं कि हाथ के जोड़ों में या छोटे जोड़ों में जकड़न और सूजन आती रहती है जी। वो सूजन जकड़न दिन भर काम करते करते धीरे धीरे कम हो जाएगी जी। आर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है या जो कार्टिलेज के घिसने से हो रही है, उसका मेन सिम्टम रहेगा कि एक ही जोड़ में ज़्यादा दिक्कत होगी या बड़े जोड़ों में परेशानी होगी, उसमें सूजन आएगी, उसमें मूवमेंट पहले दिन भर काम करते करते उसमें मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा या दर्द बढ़ जाएगा। तो दोनों आर्थराइटिस को थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता है। वैसे आर्थराइटिस एक इन जनरल ये है कि आपके अगर जोड़ में परेशानी है, जिस पर्टिकुलर जोड़ में दिक्कत है उसमें सूजन रहेगा, दर्द रहेगा, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद अगर हम देखें तो जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हुआ है आमजन के, तो खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से लोगों में तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये, लेकिन कोविड से क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे आने वाले हमारे शरीर में, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जैसे व्यक्ति अपने घर में कन्फाइंड रह गया तो उसकी वजह से कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी रहीं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी रहीं, लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से घर में ही अपने आप को मैनेज किया, योगा वगैरह किया, लोगों ने ये किया। तो अपील ये है कि कोविड का जो फ़र्क पड़ा हो ना पड़ा हो, अब आप थोड़ा स्वतंत्र हैं तो आप अपनी एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने कन्फाइंड टू टेबल और चेयर ना रहें, आप चलते फिरते रहें, खान पान में ध्यान रखें, पानी का बहुत प्रयोग करें। पानी वाटर इनटेक कहा जाता है, जितना अच्छा होता है उतना ही कार्टिलेज में फ़र्क पड़ता है। कार्टिलेज का 80-90% हिस्सा जो है वाटर से बना होता है जी। साथ में कुछ जैसे तेल या फैटी फूड्स या जंक फूड्स जिसकी बात हो रही थी, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके जोड़ के तेल को सुखाते हैं या शरीर की हड्डियों पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, या जो आप शरीर में खाना ले भी रहे हैं ये भी आपका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो इसका थोड़ा कम प्रयोग करें। हम सिंपल शब्दों में मरीजों को समझाते हैं, तेल, मसाला, धूम्रपान, तंबाकू, ये सब अवॉइड करना चाहिए, ये सारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। तो खान पान कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ इसमें खानी चाहिए? अगर किसी को गठिया हो गया है तो किस चीज़ को अवॉइड करें और क्या चीज़ खाएं? डिपेंड करता है आप किस गठिया की बात कर रही हैं। अगर एज रिलेटेड गठिया है तो ऑलरेडी वहाँ पर बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि आपका वज़न ना बढ़ाएं और आप एक्टिव रहें। आप अपनी कुछ वो एक्टिविटीज़ ना करें जो आपका पेन बढ़ा रही हैं। जैसे घुटनों में आमतौर पे सिम्टम रहता है कि आप पालथी बैठते हैं या बाथरूम के लिए नीचे बैठते हैं तो उठते समय आपके जोड़ में दर्द होता है, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। जैसे आपको अगर इस चीज़ में दिक्कत हो रही है तो आप वो चीज़ ना करें, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करें, वो क्या कहते हैं दूसरे हाथ में छड़ी लेकर के चलें। लेकिन जो दूसरे तरह का गठिया है जिसमें आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या रिमोटाइड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात हो रही है, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो ब्लड में इन फैक्टर्स को बढ़ाती हैं। तो उसमें वही फैटी फूड्स वगैरह अवॉइड करने हैं। फ्रेश फ्रूट्स, आप दोनों, किसी भी गठिया के मरीज़ के लिए फ्रेश फ्रूट्स अच्छा है, किसी भी गठिया के मरीज़ के लिए प्रोटीन रिच डाइट अच्छी है। वो भी प्रोटीन एक संतुलित, उसमें वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा भी सेवन, किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करना अच्छी चीज़ नहीं है, हानिकारक है। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपका कैलोरी इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपके में ये तली भुनी चीज़ों का जो है कम से कम, और हो सके तो अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं तो ना के बराबर आप इस्तेमाल करें जी। डॉक्टर साहब, फिज़िकल एक्सरसाइज और योगा कितना सहायक है इसको रोकने में? फ़िज़िकल एक्सरसाइज और योगा बहुत ज़्यादा सहायक है। वो भी तब सहायक होता है जब ये बीमारी आपकी अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाए। यंग एज में आर्थराइटिस हो रही है, 45 के प्लस दिक्कत है, तो आप अगर अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं तो एक तो वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिनमें आपको परेशानी हो रही है, प्लस एक्सरसाइजेज में उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो कि आपकी बॉडी की एक्सेस मेंटेन करके रखती हैं नी के अराउंड। तो आपको एक्सरसाइजेज में थोड़ा साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है,
स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी। योगा में भी कुछ योगा ऐसे व्यायाम वगैरह हैं जो बताए जाते हैं जिसमें घुटना मोड़ना पड़ता है। अब यदि व्यक्ति के घुटने में दिक्कत है और मोड़ने में ही परेशानी हो रही है तो उसे ज़बरदस्ती वो वाला योगा नहीं करना है। जी। वो वाले योगा ज़रूर करने हैं जिनसे आपकी श्वास में ऑक्सीजन ज़्यादा जा सके, ताकि एक जिसे कहा जाए कि प्यूरिफाइड ऑक्सीजन या जो भी है ब्लड हर जगह पहुंचता है, वो जोड़ में भी पहुंचता है। जितने अच्छा आप ब्लड का संचारण करेंगे अपने जोड़ों में बाय एक्सरसाइज, बाय योगा और अनुलोम विलोम, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन वो एक्टिविटीज़ आपको पर्टिकुलरली अवॉइड करनी है जिनमें आपके जोड़ में परेशानी हो रही है। जो भी करें डॉक्टर के परामर्श के बाद करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ भी करें, अगर आप कोई दवाई भी ले रहे हैं या कोई एक्सरसाइज या योगा भी करें तो डॉक्टर का परामर्श एक बार ज़रूर ले लें। डॉक्टर का परामर्श ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। सेल्फ ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा डराएगा। जी। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराया है, उसमें ऊपर नीचे कोई वैल्यू आ गई तो आप परेशान हो जाएंगे। इसका इंटरप्रिटेशन आपका क्लिनिशियन करेगा आपके लिए। तो जब आपको अल्टीमेटली क्लिनिशियन के पास जाना है तो आप अपनी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, एक समय दें, उस पर्टिकुलर समय पे अपने क्लिनिशियन को दिखाएं और जैसा गाइड किया जा सकता है। क्योंकि बीमारी गठिया एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो आप नहीं, कौन से प्रकार की गठिया किस पेशेंट को है वो आपका जो है बिना परीक्षण के नहीं पता कर सकते हैं इस बात को। और जैसे बदलती जीवन शैली जो है उस अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, व्यायाम करें, अच्छा खान पान खाएं, फ्रेश फूड लें और वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी है, फ्रेश एयर लें। तो ये सब बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कई और बीमारियों से भी अपने आप, कई सारे अवसादों से अपने आप को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।